अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को ज़रूर छू दें। अगर आप लोग नियमित रूप से हमारे चैनल को देखते हैं तो आपको जानकारी तो होगी ही कि बेजोड़ जोड़ा के यूट्यूब चैनल पर मुंबई अंडरवर्ल्ड के नाम से एक पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है। इस प्लेलिस्ट में मुंबई के लगभग सभी डॉन को दिखाया गया है। जितने भी डॉन को दिखाया गया है वे सभी के सभी मेल हैं, लेकिन मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक फीमेल डॉन भी हुई है। वो भी मर्दों जितना ही ताकत रखती थी क्योंकि उसके ऊपर उसके भाई का हाथ था। वो भाई जो दुबई में रहकर मुंबई को कंट्रोल किया करता था। जी हाँ, आप समझ गए, हम दाऊद इब्राहिम की बात कर रहे हैं और साथ ही बात हो रही है उसकी बहन हसीना पारकर की। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको हसीना पारकर की पूरी कहानी, किस तरह से हसीना की इस दुनिया में एंट्री हुई और कितना असरदार रही उसकी उपस्थिति। पूरी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दिन कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन वह साल 1959 चल रहा था जब हसीना का जन्म हुआ। अपने कांस्टेबल पिता के घर में पैदा हुई हसीना दाऊद इब्राहिम से छोटी थी और 10 भाई बहनों में 7वें नंबर पर थी। इसका भी जन्म दाऊद की तरह ही महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में ही हुआ था। जाहिर सी बात है कि हसीना की कहानी हसीना से नहीं बल्कि उसके भाई दाऊद इब्राहिम से शुरू होगी। हालांकि दाऊद इब्राहिम पर हम एक पूरा वीडियो बना चुके हैं, लेकिन यहाँ पर वो बात होगी जो हम आपको नहीं बताए हैं। दाऊद इब्राहिम ने अपने गुनाहों का सिंडिकेट शुरू किया और इसमें उसका भाई शब्बीर इब्राहिम कास्कर भी उसके साथ था। दाऊद इब्राहिम की 4 बहनें थीं, सईदा, फरजाना, मुमताज़ और हसीना। दाऊद अपने भाई शब्बीर के अलावा अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को इस धंधे में लेकर नहीं आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस गुनाहों का साया उसके परिवार पर नहीं गया। उसका पूरा परिवार दाऊद के इस काली कमाई को खाता था। खास करके वो अपनी बहनों का शादी के बाद भी पूरा ख्याल रखता था और हर महीने उसे करोड़ों रुपए भेजता था ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो। लेकिन उसकी एक बहन हसीना इस धंधे में आ गई और अच्छी खासी छाप भी छोड़ी। हसीना के धंधे में आने की कहानी किसी फिल्म की कहानी से मिलती है। वो अपने पति के हत्या के आग में जलती हुई इस क्राइम की दुनिया में एंट्री मारी थी, लेकिन गलत के बदले खुद भी गलत करना कहीं से भी सही नहीं है। 1990 के शुरुआती दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड अपने चरम सीमा पर था। अचानक से यहाँ बहुत सारे गैंग एक्टिव हो चुके थे, लेकिन असली टक्कर था दाऊद इब्राहिम का और BRA गैंग का। BRA गैंग मतलब बाबू रेशिम, रमा नाइक और अरुण गवली। इस BRA गैंग का लीडर तब रमा नाइक हुआ करता था, क्योंकि गैंगवार उस समय मुंबई की सड़कों को खून से लाल किए रहती थी। दाऊद खुद कभी इन गैंगवार में शामिल नहीं होता था। उसके पास लड़के थे जो दाऊद के एक इशारे पर मरने मारने के लिए तैयार रहते थे। बाबू रेशिम और रमा नाइक ऐसे ही एक गैंगवार में मारा जा चुका था। उसके बाद उस गैंग का मुखिया बना अरुण गवली। अब यहाँ से शुरू होता है असली नाटक। साल 1990 से लेकर 1992 के बम्बई ब्लास्ट तक दाऊद इब्राहिम के लड़के अरुण गवली के लोगों को मार रहा था। टारगेट पर अरुण गवली भी था, लेकिन वह बच जा रहा था। ऐसे में अरुण गवली भी अब बिफर चुका था। वो भी दाऊद और उसके लड़कों को मारना चाह रहा था, लेकिन दाऊद का गैंग सबसे बड़ा, मजबूत और संगठित था। उसके लड़के हर जगह होने के बावजूद भी हाथ नहीं आ रहे थे। इसी दौरान साल 1989 में दाऊद के लड़कों ने अरुण गवली के भाई किशोर उर्फ पापा गवली को मार दिया। यहीं से शुरू हुआ था मुंबई अंडरवर्ल्ड का नया चैप्टर। इस समय तक मुंबई अंडरवर्ल्ड में एक अलिखित नियम था कि कोई किसी के फैमिली पर अटैक नहीं करेगा। जिससे दुश्मनी है आप उससे ही सामना कीजिए। फैमिली को बीच में लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मामला चाहे एरिया का हो या वसूली का, आप सामने वाले के फैमिली मेंबर को हाथ नहीं लगाएंगे। यहाँ तक कि पुलिस भी ऐसा करने से बचती थी। कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि पापा गवली अंडरवर्ल्ड से नहीं था, इसीलिए दाऊद ने पहले इस नियम को तोड़ा। वहीं कुछ लोग इस बात से इनकार करते हैं। खैर, भाई का मौत का बदला अरुण गवली ने दाऊद की बहन हसीना पारकर के पति इस्माइल इब्राहिम पारकर की हत्या करके ली। यह हत्या 26 जुलाई 1991 को किया गया था। इस्माइल इब्राहिम पारकर बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट था, लेकिन शादी के बाद उसने होटल का धंधा किया। साउथ मुंबई के नागपारा में जहां हसीना पारकर का घर था, वहीं पर इस्माइल का एक होटल भी था। हत्या वाले दिन इस्माइल दोपहर में अपने होटल के काउंटर पर बैठा था, तभी कार से कुछ हथियारबंद लोग आए और इस्माइल को भून कर चले गए। दाऊद के जीजा और हसीना के पति इस्माइल इब्राहिम पारकर की हत्या हो चुकी थी। इस्माइल इब्राहिम पारकर से जब हसीना पारकर की शादी हुई थी तब वह महज 17 साल की थी। दाऊद के जीजा का हत्या हो चुका था। अब बारी थी दाऊद इब्राहिम की। जिस समय इस्माइल की हत्या हुई उस समय दाऊद के गैंग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। इस हत्या का बदला लेने का जिम्मा दाऊद ने छोटा शकील को दिया, क्योंकि उसे छोटा राजन पर भरोसा नहीं था। इस काम के लिए छोटा शकील ने यूपी के गैंगस्टर ब्रजेश सिंह और उसके 2 करीबी शूटर्स बच्ची पांडे और सुभाष सिंह ठाकुर को हायर किया।
सबको पूरी इन्फॉर्मेशन और ऑटोमेटिक हथियार दिए गए। यह पहली बार हो रहा था जब मुंबई अंडरवर्ल्ड के गैंग वॉर में AK-47 का यूज हो रहा था। 12 सितंबर 1992 को शूट आउट किया गया और हॉस्पिटल में घुसकर शैलेश हलंदकर को मार दिया गया, जिस पर इस्माइल की हत्या का शक था। आमतौर पर अंडरवर्ल्ड वाले पुलिस की दुश्मनी से बचने के लिए पुलिस वालों पर हमला नहीं करते थे, लेकिन ये हमला इतना बड़ा था कि इसमें 2 पुलिस कांस्टेबल और 1 इंस्पेक्टर की मौत हो गई। यह घटना मुंबई अंडरवर्ल्ड में JJ हॉस्पिटल शूट आउट के नाम से विख्यात है। अब बारी आई हसीना पारकर की। हसीना का पति मारा जा चुका था और दाऊद इब्राहिम ने उसका बदला भी ले लिया था, लेकिन अब हसीना पारकर को गुमनामी की ज़िंदगी नहीं जीनी थी। वो अपने भाई के राह पर निकल पड़ी। वो अब नागपाड़ा के गार्डन हॉल अपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुकी थी। इस अपार्टमेंट में उसे जो घर पसंद आया था वह उसमें रहने लगी और किसी ने इसका कोई विरोध नहीं किया, कोई कंप्लेन नहीं हुई। यहीं पर वो अपना अड्डा जमाई और यहीं से वो अपने वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दी। दाऊद इब्राहिम ना चाहते हुए भी इस काम में उसका भरपूर साथ दे रहा था। दाऊद इब्राहिम ने उसे अपनी लगभग 50 से ज़्यादा बेनामी संपत्तियों को हसीना के देखरेख में छोड़ दिया। दाऊद का आदमी सब पहले से ही मुंबई में था और अब हसीना के एक्टिव हो जाने के बाद उन लड़कों को अपना एक आका मिल गया था। इस काम में अब हसीना पारकर को भी मज़ा आने लगा था। इस धंधे में आने के बाद जो पहली चीज़ मिलती है वो है बेशुमार ताकत और साथ ही अपने इर्द गिर्द आसानों तले दबे उसके गुर्गे। हसीना पारकर अब हर वो धंधा कर रही थी जो पहले मुंबई में रहकर दाऊद इब्राहिम किया करता था। जितने भी इलीगल लेन देन होते थे उसमें हसीना का कमीशन फिक्स था। यही तो थी अंडरवर्ल्ड की असली ताकत, जिससे अब हसीना चौंधिया चुकी थी। अब हसीना पारकर को मुंबई पर राज करने में मज़ा आने लगा था। हालांकि ये सब नहीं करने के लिए दाऊद उसको कई दफ़ा मना भी कर चुका था, लेकिन ताकत की लत होती ही ऐसी है, ये एक बार जो लग गई तो समझो लग गई। अब हसीना इस खेल को खेलने लगी थी। एक वक्त था जब मुंबई में सरकारी इमारत भी हसीना की इजाज़त से ही बनती थी। उसमें भी हसीना का हिस्सा होता था और लोग अपने विवाद लेकर हसीना के पास आते थे और वो उन्हें सुलझाती थी। इसके बदले में हसीना पारकर लोगों से मोटी रकम वसूलती थी। लेकिन ये सब काम तो गलत था और गलत का अंजाम कभी सही हो ही नहीं सकता है। लगभग 1 दशक से ज़्यादा दिन तक मुंबई पर राज करने वाली हसीना का बुरा वक्त दरवाजे पर इंतज़ार कर रहा था। हसीना का बस यह दरवाज़ा खोलने भर की देरी थी और यह दरवाज़ा आकर खुला साल 2006 में। माया नगरी मुंबई में साल 2006 में स्लम रीडेवलपमेंट अथॉरिटी का काम बड़े ज़ोर शोर से चल रहा था। इसका कॉन्ट्रैक्ट बहुत प्रॉफिटेबल होने वाला था। इस बात को देखते हुए हसीना ने बिल्डर कृष्ण मिलन शुक्ला और प्रॉपर्टी ब्रोकर चंद्रेश शाह के साथ वडाला में एक छोटा स्लम क्लस्टर डेवलप करने का प्लान बनाया। इस प्लान के लिए 1 करोड़ रुपये की ज़रूरत थी और इन तीनों ने एक और प्रॉपर्टी ब्रोकर विनोद अलवानी से पैसे का इंतजाम करने के लिए कहा और विनोद ने एक और डेवलपर जयेश शाह की मदद से 1 करोड़ रुपये का इंतजाम कर दिया। लेकिन यह सब मामला तब गड़बड़ा गया जब यह प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हुआ। इसके बाद डेवलपर जयेश शाह ने जब अपना पैसा वापस मांगा तो विनोद ने उसे सिर्फ 70 लाख रुपए ही वापस किए। बाकी 30 लाख रुपए के सवाल पर विनोद ने कहा कि यह पैसा हसीना ने प्रोटेक्शन मनी के तौर पर रख लिया है। जयेश शाह को पहले इस बात की इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि इस प्रोजेक्ट में हसीना पारकर का भी इन्वॉल्वमेंट है। जयेश ने जब पैसे के लिए विनोद पर दबाव बनाया तो दिसंबर 2006 में विनोद क्राइम ब्रांच गए, लेकिन वहाँ पर FIR ही नहीं लिखी गई। इसके बाद दोनों एंटी करप्शन ब्यूरो गए और आरोप लगाया कि क्राइम ब्रांच के अफसर अनिल महाबोले और राजेंद्र निकम शिकायत लिखने के एवज में उनसे 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। 21 अप्रैल 2007 को यह केस एंटी एक्सटॉर्शन सेल के हवाले किया गया और हसीना पर FIR दर्ज हुई। 1 दशक से भी ज़्यादा समय तक क्राइम की दुनिया में एक्टिव रहने वाली हसीना के नाम यह अब तक की इकलौती FIR थी। हसीना पर FIR होते ही हसीना को यह बात पता लग गया। उसी दिन यानी कि 21 अप्रैल 2007 को ही हसीना फरार हो गई। इसके बाद सेशंस कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए हसीना को किसी भी हाल में 16 मई तक गिरफ्तार करके लाने का आदेश दिया। हसीना पारकर विदेश नहीं भाग सकती थी क्योंकि उसका पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका था। इसके बाद हसीना का कोर्ट में आना जाना लगा रहा। हसीना के परिवार में उसके पति के अलावा 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। 2005 में उसने अपनी बड़ी बेटी की एक बिजनेसमैन से शादी कर दी थी। उसके बड़े बेटे दानिश की अप्रैल 2006 में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। दानिश धंधे में हसीना का साथ देता था। साथ ही एक और खास आदमी उसके परिवार से जुड़ा हुआ था, नाम था सलीम पटेल। सलीम पटेल हसीना के भरोसे का आदमी था क्योंकि एक समय पर वो हसीना के पति इस्माइल का ड्राइवर हुआ करता था। हसीना के छोटे बेटे का नाम अली शाह है।
6 जुलाई 2014 को हसीना पारकर की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। सीने में दर्द होने पर उसे हबीब हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। एक अनुमान के मुताबिक 2014 में हसीना के पास 5000 करोड़ से भी ज़्यादा की इल्लीगल संपत्ति थी। इस तरह से हमने देखा कि गलत काम का गलत नतीजा ही होता है। इस क्राइम की दुनिया में आने के बाद हसीना के साथ कुछ भी सही नहीं हुआ और धीरे धीरे उसका सूरज अस्त होता चला गया। तो यह थी पूरी कहानी हसीना पारकर की। आशा करते हैं कि मुंबई अंडरवर्ल्ड की एक और कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। आगे आप किसका वीडियो देखना पसंद करेंगे, कृपया हमें कमेंट सेक्शन में उसका नाम बताएं और साथ ही इस वीडियो के संदर्भ में अपने विचार भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।